नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया का सेट नंबर 2 देखेंगे। कल हमने सेट नंबर 1 देखा था और आगामी बिहार दरोगा की वैकेंसी के लिए हम एडिटोरिया का 100 सेट है, 100 वो सेट क्लियर करेंगे 100 दिन में। रोज़ एक एक सेट आपके लिए लाएंगे। आप लोग पर सेट और पर वीडियो यानी प्रत्येक वीडियो को रोज़ देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार ये सही है, 16 में ये सही है, 19 ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग जान लेते हैं भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं, यानी वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो वो अनुच्छेद हैं 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो 5 अनुच्छेद हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। बिल्कुल गलत है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, ये भी गलत है। राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति 2 वर्ष में पद, ये भी गलत है। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 5 ईयर, और उसकी आयु मिनिमम आयु होती है 30 वर्ष, 30 वर्ष, और उसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में पदमुक्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक। ऑप्शन नंबर ए। तो धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में, बजट की चर्चा अनुच्छेद 112 में, और वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न, और प्रश्न है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। ये सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसकी मिनिमम आयु की चर्चा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होनी चाहिए? तो कितने माह के भीतर होनी चाहिए? 2 माह। ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग जान लेते हैं कि वित्तीय आपात की चर्चा अनुच्छेद कितना में है? तो वित्तीय आपात की चर्चा अनुच्छेद 360 में है। कितना में है? 360 में। हम लोग जानते हैं जब वित्तीय आपात की घोषणा और वित्तीय आपात लग जाती है देश में, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में कमी किया जा सकता है। इसकी चर्चा संविधान में है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो कब लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1963 में। उसमें हमारे भारत में जवाहरलाल नेहरू जी उसमें भारत के मंत्री थे, उसी के समय लाया गया था। तो हम लोग जान लेते हैं भारत में सबसे अधिक दिन तक किसका कार्यकाल रहा? कौन से प्रधानमंत्री का? तो नेहरू जी का। किसका कार्यकाल सबसे अधिक दिन तक रहा था? नेहरू जी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, और प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उत्पन्न किया गया है? तो किस अनुच्छेद में उत्पन्न किया गया है? अनुच्छेद 37। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 37 में किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं नीति निर्देशक तत्व की चर्चा भाग 4 में है। भाग 4 में। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण भाग हम लोग देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो इसमें देखते हैं हम लोग, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है,
अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। उसके बाद 39 के क में वर्णित है, हमेशा एग्जाम में यह पूछा गया है, निःशुल्क कानूनी सलाह और समान कार्य के लिए समान वेतन, इसकी चर्चा अनुच्छेद 39 के क में है। और उसके बाद 44 में है समान नागरिक संहिता। उसके बाद 50 में हम लोग जानते हैं कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग। और 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो चलैया समिति का गठन किया गया था 1991, ऑप्शन नंबर बी 1991 में। तो चलैया समिति का संबंध था कर सुधार से। किससे था? कर सुधार से था। और इन्होंने क्या सुझाव दिया था? इन्होंने सुझाव दिया था गैर कृषकों की 15,000 से अधिक आय, यानी जिसकी आय 15,000 से अधिक हो वार्षिक में, उसे उस कृषि आय पर आयकर लगाने की संसूची दिया था चलैया समिति ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में किस क्रांति का संबंध कोको या चमड़ा उत्पादन से है? तो किस क्रांति का संबंध है? तो ये क्रांति है भूरी क्रांति। धूसर क्रांति, तो धूसर क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से। किससे है? उर्वरक से। काली क्रांति हम लोग जानते हैं पेट्रोल पदार्थ। गोल्डन क्रांति कल भी हम लोग देखे थे, गोल्डन क्रांति शहद और बागवानी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न। और प्रश्न है एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार के धन को कहते हैं हॉट मनी। क्या कहते हैं हम लोग? हॉट मनी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11वां नंबर प्रश्न। और 11वां नंबर प्रश्न है गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। तो कौन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? तो असहयोग आंदोलन में कौन सा कारण शामिल नहीं था? तो ये सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये शामिल नहीं था। तो हम लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा। इसकी पुष्टि जो हुई थी दिसंबर में, जो 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था, उसमें नागपुर अधिवेशन में। चलिए, और सबसे पहला जो था स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद अली, असहयोग आंदोलन के समय सबसे पहला जो गिरफ्तार हुआ था उसका नाम था मोहम्मद अली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई? तो दांडी मार्च की समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को। शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से प्रारंभ हुआ था 79 समर्थकों के साथ। कुल दूरी तय की थी 322 किलोमीटर। कुल कितनी दूरी तय की थी? 322 किलोमीटर। और ये जाके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में दांडी पे पहुंचा और उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। अच्छा, गांधी जी की इस यात्रा को सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना किससे की थी? तो नेपोलियन के एल्वा यात्रा से की थी। नेपोलियन के एल्वा यात्रा से की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी के जीवन काल में निम्न घटनाओं का क्रमानुसार सही नहीं है, यानी कौन सही नहीं है? चोरा चोरी 5 फरवरी 22 ये सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 मार्च 1942 यही गलत है। ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। तो ये जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें ऑपरेशन 0 आवर चलाकर सारे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में।
नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र स्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो कब किया था? 6 नवंबर 1943 को, 6 नवंबर 1943, ऑप्शन नंबर सी। तो देख लो, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सर्वोच्च सेनापति। अच्छा, आज़ाद हिंद फौज का जो झंडा था वो कैसा था? तो झंडा तिरंगे के समान था, झंडा तिरंगे के समान था और उसमें जो चिन्ह था वह दहाड़ते हुए शेर का था, उसमें जो चिन्ह था वो दहाड़ते हुए शेर का था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, तो सती प्रथा का उन्मूलन किससे किया गया? कौन सा नियम के द्वारा किया गया था? तो इसका किया गया था ऑप्शन नंबर बी, 1829 के नियम 17 के द्वारा, 1829 के नियम 17 के द्वारा। किसके समय में किया गया था? बेंटिक के समय, बेंटिक के समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न है, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड एल्गिन प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड एल्गिन प्रथम की मृत्यु 1843 ईस्वी में धर्मशाला में हो गई, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हो गई। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम नरबली प्रथा को समाप्त किया था, नरबली प्रथा को समाप्त किया था। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक इन्होंने कहा था, मेरा उद्देश्य करों को हटाने से है और अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करने से है। और इसी के समय पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था, इसी के समय पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। सर जॉन लॉरेंस, इसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है, शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न। और 18 नंबर प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से किस राजवंश शामिल नहीं था? कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो हम लोग जानते हैं इसमें कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? पल्लव, ऑप्शन नंबर सी। पाल वंश शामिल था, राष्ट्रकूट वंश शामिल था और प्रतिहार वंश, और उसमें विजयी कौन हुआ था? गुर्जर प्रतिहार। तो हम लोग जान लेते हैं पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, पाल वंश का संस्थापक गोपाल। राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग, और गुर्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष, शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें सर को किस दिशा में रखे मिले? यानी शव जो दफनाया गया था वो किस दिशा में उसका सर था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। तो शव हड़प्पा में जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो साक्ष्य मिले हैं उसमें शवों को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। शवों को दफनाने का प्रमाण हड़प्पा से। और मोहनजोदड़ो से जलाने का, मोहनजोदड़ो में शव जलाने का। और युगल समाधियां के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल और कालीबंगा से, लोथल और कालीबंगा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था? तो किस बौद्ध संगीति में? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। कल भी ये क्वेश्चन था, उसमें एक मिस्टेक हो गई थी, बता देते हैं अभी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 98 ईस्वी कुंडल ग्राम कश्मीर में जो है, और किसके समय में? कनिष्क के समय में। और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, वसुमित्र ने। और इसका उपाध्यक्ष कल हमने नागसेन बताया था, नागसेन नहीं अश्वघोष ने किया था। किसने किया था? अश्वघोष ने। तो हम लोग देख लेते हैं प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? राजगृह में। उसके किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में हुआ था।
किसके समय में हुआ था? कालाशोक के समय में हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे सावा कामी, उसके अध्यक्ष थे सावा कामी। और तृतीय जो हुआ था वो हुआ था 250 ईसा पूर्व, अशोक के समय पाटलिपुत्रा में हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे मोगली सुत पुत्र तिस्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो किस नदी के तट पर? ऋजुपालका नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पे किसे हुआ था? गौतम बुद्ध को। निरंजना नदी पे गौतम बुद्ध को। तो 2 जैन संगीति भी हुआ था। पहला जैन संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जो जैन संगीति हुआ था 512 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के बल्लवी में, गुजरात के बल्लवी में हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे समाश्रम। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली पुत्र। उसके बाद हम लोग देखते हैं कच्चायन क्या, कौन से संप्रदाय के संस्थापक थे? भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कच्चायन। उसके बाद देखते हैं पूरन कश्यप जो थे वो घोर अक्रियवादी के संस्थापक थे। और संजय बैठलीपुत्र अनिश्चितवादी के संस्थापक थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न, और प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं किसे कहा जाता है? शाहजहां को। तो शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था? दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, शीश महल। अच्छा आप लोग बताओ ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार था अहमद लाहौरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मुहत्तसिब कौन था? मुगल काल में मुहत्तसिब कौन था? तो ये मुहत्तसिब था आचरण अधिकारी। कौन था? आचरण अधिकारी। कोतवाल होता था, कोतवाल नगर प्रधान होता था। कोतवाल क्या होता था? नगर प्रधान। उसके बाद शासक के घरेलू विवाहों का प्रधान को मीर समा कहा जाता था। मीर समा यानी बादशाह के जो घरेलू विवाह का प्रधान होता था उसे मीर समा कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवाने अर्ज किस विभाग से? सैन्य विभाग से संबंधित था, जिसकी स्थापना किसने किया था? बलवन ने। किसने किया था? बलवन ने। उसके बाद दीवाने मुस्तक खराज, ये वित्त विभाग था जिसकी स्थापना खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इस्तकहात, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला चलिए कल आगे देखते हैं 26 नंबर पर। सभी कल के सेट में भी ये प्रश्न था। बसावन हमने क्लियर किया था। दशवंत किस शासन के दरबारी चित्रकार थे? तो किसके थे? अकबर। ऑप्शन नंबर बी अकबर। तो हम लोग बताएं जहांगीर के जो चित्रकार थे वो कौन थे? अब्दुल हसन, मंसूर और विशन दास। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, मिलान करने के लिए कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? नरोरा उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही। कुंडलकुलम कर्नाटक ये गलत है। कुंडलकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। काकड़ापाड़ा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र। ये परमाणु गृह है। तो सबसे पहला परमाणु गृह कौन सा है? ताप परमाणु गृह जिससे विद्युत उत्पादन होता है, तारापुर। कौन सा है? तारापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 38वीं डिग्री समानांतर रेखा
38वीं डिग्री समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ये हम लोग जानते हैं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच का जो सीमा है वो होता है 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा। कनाडा और अमेरिका के बीच 49 डिग्री। कनाडा और अमेरिका बीच 49 डिग्री। जर्मनी और फ्रांस के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेट रेखा। कौन सी रेखा? मैग्नेट रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो अच्छे ईंधन का गुण क्या नहीं है? उष्मा का मान उच्च होना चाहिए, ये है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट वाह हानिकारक गैस, यही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। आगे भी देख लेते हैं, ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम ना ही ज़्यादा होना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न, ये भी मिलान करने वाला प्रश्न है। विटामिन B7। तो विटामिन B7 जो है बालों का झड़ना से, विटामिन B7 बालों का झड़ना। विटामिन B12, विटामिन B12 परेशानी अरक्ता होना। विटामिन E बांझपन और विटामिन के रक्त का थक्का जमना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो वो है गैलेक्टिक इकाई। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आप लोग हमें बताएं कि एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर बराबर कितना किलोमीटर? तो 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष बराबर 4.465 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। याद रखेंगे ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 32 नंबर प्रश्न। और 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो कौन सा होता है? वर्णधता। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। इसके उपचार के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो हेमोग्लोबिन हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का वहन करता है। कौन सा, किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर ए। हेमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा रिएक्शन किससे करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर डी, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो भाप का गुप्त ऊष्मा कितना होता है? भाप का गुप्त ऊष्मा होता है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। 540 कैलोरी प्रति ग्राम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लियस अम्ल नहीं पाया जाता है? तो किस में नहीं पाया जाता है? जीव द्रव में। किस में? जीव द्रव में। तो आप लोग बताएं, जीव द्रव का खोज किसने किया? डुजारडीन ने। डुजारडीन ने जीव द्रव का खोज किसने किया था? डुजारडीन ने। केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और राइबोसोम का नामकरण किया था रॉबर्ट्स ने। किसने? रॉबर्ट ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। ऑप्शन नंबर सी। मछली जो है उसमें मछली का तेल विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। आम और पालक विटामिन ए का। आम और पालक विटामिन ए का। विटामिन बी होता है मांस, दूध, अंडा। और विटामिन सी नींबू, आंवला, संतरा। और विटामिन के टमाटर और हरी सब्जी। विटामिन ई अंकुरित अनाज।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम। विद्युत प्रवाह का मात्रक एम्पियर। विद्युत प्रवाह का मात्रक एम्पियर। बल का न्यूटन और पावर वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 4 1 3 2 4 1 3 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38वां प्रश्न है धातुओं में से सबसे कम घनत्व वाला तत्व। तो सबसे कम घनत्व किसका होता है? लिथियम का। ऑप्शन नंबर बी, लिथियम का घनत्व सबसे कम होता है, इसलिए यह सबसे हल्का धातु भी होता है। और सबसे भारी धातु होता है ओस्मियम। सबसे भारी धातु होता है ओस्मियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 39वां नंबर प्रश्न है प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचेदार गुण होते हैं। तो यही सही, कौन सा सही है? तो यही सही है। उसके बाद यह कृत्रिम, तो कृत्रिम तो होता नहीं चूंकि यह प्राकृतिक है। यह एक बहुलक नहीं, यह भी गलत है। यह प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचेदार गुण नहीं होता, यह भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। और 40 नंबर प्रश्न है किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी भी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है देव प्रयाग किन नदियों के संगम पर है? तो देव प्रयाग किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा। तो हम लोग जान लेते हैं अलकनंदा और मंदार, इसके संगम को हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अलकनंदा और पिंडार। अलकनंदा और पिंडार के संगम को हम लोग कहते हैं कर्णप्रयाग। क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं अलकनंदा और धौला गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को हम लोग कहते हैं विष्णुप्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णुप्रयाग। इससे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसे देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 42 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 8 राज्य से भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला प्रश्न है सुलेमित करने के लिए कौन सा सुलेमित नहीं है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सुलेमित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ये गलत है। रोहिला हिमाचल प्रदेश में है। रोहिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ये भी सही है। सिमलीपाल उड़ीसा, ये भी सही। उड़ीसा में और है भितरकनिका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 45 नंबर प्रश्न है कौन सी शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अगुलुहास। ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ ठंडी जलधारा हम लोग देख लेते हैं। तो ठंडी जलधारा हो गया हम्बोल्ट या पेरू। उसके बाद ओयासियो, कैलिफोर्निया की जलधारा, केनारी जलधारा, वेनेजुएला जलधारा और मोजाम्बिक जलधारा, ये सारे ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा है कुरोशियो जापान के पास है। सुशीमा
सुशीमा, ये भी जापान के पास है, अलास्का, एल निनो और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ये सारे गर्म जलधारा हैं। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर प्रश्न, और ये प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। हमेशा इसमें लड़के लोग कंफ्यूज करते हैं। दक्षिण भारत की गंगा, जब दक्षिण भारत लग जाए तो उसे कावेरी कहते हैं, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, जबकि गोदावरी को दक्षिण की गंगा, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। और जब भारत लग जाए यानी भारत के सबसे दक्षिण में तो वो कावेरी है, और दक्षिण भारत तो गोदावरी है। इसमें आप लोग कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, जहाँ पे भारत ऐड हो जाए तो कावेरी लग जाएगा, कावेरी हो जाएगी, और भारत नहीं लगे केवल दक्षिण की गंगा तो गोदावरी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न है निम्न प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है। तो भूकंप, ज्वालामुखी, ये दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जो रिंग ऑफ फायर है उसके आसपास तकरीबन 450 ज्वालामुखी हैं। कितने ज्वालामुखी हैं? 450 ज्वालामुखी है, और पृथ्वी के लगभग 75% ज्वालामुखी उसी के किनारे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न है कौन सुलेमित नहीं है। तकला मकान मरुस्थल चीन में, थार मरुस्थल भारत में, ये भी सही है। अटाकामा चिली में, ये भी सही है। गिब्सन, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये गलत होगा। गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर प्रश्न, और 49 नंबर प्रश्न है प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे बेरोजगारी है। तो ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए रोजगार होना, उसे ही क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। चलिए आगे देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, और प्रश्न है न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कौन सा कथन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, ये सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। ये था एडुटेरिया का आज का दूसरा सेट। इसी तरह कल भी हम लोग तीसरा सेट लेके आएंगे। आप लोग इसे देखेंगे, इसमें एक्स्ट्रा जितने भी पॉइंट दिए गए हैं आप लोग इसे कॉपी में अवश्य नोट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।